अच्छा, हमारे पास ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी आए हुए हैं। तो बताइए साहब, क्या हाल चाल है आपका? हेलो। हाँ, हाँ जी, फैन मेरा बंद हाल कर तो दिए बढ़िया थोड़ा। है। अरे फैन बंद कर दिए, बहुत नॉइज आ रही है। फैन बंद कर दूंगा तो फिर गर्मी लगेगी ना। थोड़ा गर्मी झेल लो यार, क्या दिक्कत है यार, बात करनी है, थोड़ी गर्मी झेल लो, हम तो खुद फैन बंद करके स्ट्रीम करते हैं। छत ठंडक ठीक है, होगी। फिर बंद कर हवा दे। चल रही है। बंद कर दीजिए। आज आपकी तरफ हवा चल रही है ना आज। कल आंधी आपसे आई एक थी आपकी सवाल है तरफ, है मेरा। ना? कल आपकी तरफ आंधी आई थी क्या? जी आई थी। हाँ, मेरे को पता है आप कहाँ रहते हो। अच्छी बात है। हम्म, तो मेरे को बताइए आप एक प्रूफ दे दो कि अच्छा, महाभारत। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, ये अभी जो भैया आए थे, जो कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे राम सेतु के बारे में कुछ लड़के उल्टा सीधा लिख के भेज रहे हैं, तो उन लड़कों में आपका नाम शामिल है क्या? क्यों उनके जाने के बाद जस्ट आपकी एंट्री हुई है, तो वो व्हाट्सएप वाला लौंडा आप ही हो क्या? वो लौंडा तो ठीक बोल रहा था, बट आपने उसको ज्यादा उसमें डाल दिया प्रॉब्लम में, सवाल पूछ के। मैंने गलत सवाल पूछा था क्या उससे? उन्होंने जो सवाल तो क्लेम सही किया था, बट वो उसकी उसकी भी बात सही थी कि आप क्या प्रूफ है आपके पास कि राम सेतु असलियत में हुआ था या नहीं था। यार मैंने इस पर कुछ बोला ही नहीं। जब मेरा क्लेम ही नहीं था उस पर, तो फिर सबूत देने लेने की बात तो तब आती है ना। क्लेम उन्होंने कहा कि नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई क्लेम नहीं किया गया जिसमें ये कहा गया हो कि राम सेतु मैनमेड है या मैनमेड नहीं है। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते जिस पर वो अपनी बात की पुष्टि कर देते, तो फिर मेरे को बात करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैंने डिबेट के उद्देश्य से उनसे पूछा ही नहीं। मैंने इनसे सिर्फ इतना ही पूछा ना सर, कि आप जो बात कह रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप वो ऑफिशियल कई वेबसाइट सारे हमारे साथ शेयर कर दीजिए। कई सारे आर्टिकल्स में छपा है, मैंने भी खुद देखा है। अरे यार, एक तरफ यार, पहले तो आप लोग ये तय कर लो कि आर्टिकल्स की माननी है या ऑफिशियल वेबसाइट की माननी है। उसमें भाई लिखा है कि नासा ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कोई हमने वो नहीं किया, इसका एग्जामिन नहीं किया कि था या नहीं था। उनका कुछ इस पे स्टैंड नहीं है, क्योंकि क्लेम हो रहा था इधर से ही, आपकी हम पार्टी कह के रहे लोगों के हैं द्वारा। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर नासा ने इसको कहा है, तो भाई ये चीज उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कही होगी। नहीं, उससे सवाल पूछा गया था तो उसने बस बोला, उसने कोई प्रेस रिलीज नहीं की अपने वेबसाइट पे। ये तो गलत बात है ना। फिर हम आपकी बात पर क्यों विश्वास करें? ये आप जो ये उसको मान लें छोड़ कि दीजिए, आप उसको आप छोड़ दीजिए। रामायण तो बहुत पुराना है, महाभारत तो लेटेस्ट है ना आपके अनुसार। महाभारत लेटेस्ट है हमारे अनुसार, ये किसने बोला? हाँ, वो भी बहुत पुराना है। आपके लेटेस्ट क्या हिंदू। होता है? अरे लेटेस्ट तो बुद्धिज्म है यार, 2500 वर्ष पहले की बात है, आओ बुद्धिज्म पर डिबेट करते हैं, सबसे लेटेस्ट तो यही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अगर लेटेस्ट पे ही डिबेट करनी है, तो बुद्धिज्म सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। करें? आप तो अपने टॉपिक के ऊपर डिबेट कर रहे हो ना, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। बुद्धिज्म से आपका क्या लेना देना। अरे हमारा गजब आदमी टॉपिक हो यार। बुद्धिज्म ही है यार। आप तो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हो ना यहाँ पे, जागरूक करने के लिए। बुद्धिज्म भाई के बारे देखो, में बता। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे बताता को हूँ, बस मैं बताता हूँ, देखो। मेरे को बस एक प्रूफ दे अकॉर्डिंग टू दो कि कॉन्स्टिट्यूशन, द्वारका। सुनो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 टू बी, बौद्ध जैन सिख हिंदू हैं। मैं हिंदू हूँ, तो मैं अपने ही रिलीजन की बात कर रहा हूँ, अपने ही लोगों की बात कर रहा हूँ। और तुमने कहा कि सबसे लेटेस्ट क्या है हमारे धर्म में, तो सबसे लेटेस्ट है हमारे धर्म में बुद्धिज्म। तो बात तो आप बुद्धिज्म पे करेंगे बुद्धिज्म ना को बच्चा। हिंदू का पार्ट मानते हो, हिंदुओं का? अरे हम नहीं मानते बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, और हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी मानता हैं। है तो कॉन्स्टिट्यूशन मानता है तो आप पे भी वो लागू होता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ना कि बुद्धिज्म हिंदुज्म का पार्ट है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? तो फिर आप क्यों बैठ के उनको गाली देते हो, बुद्धिज्म वालों को? कहाँ गाली देता हूँ यार, क्या बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो, गाली देता हूँ? भाई मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, मैं अपने घर में जो हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे घर में पाखंड है, भेदभाव है, उसको दूर करता हूँ। अपने घर के लोगों की बात करता हूँ, अपने लोगों को समझाता हूँ। इसमें गाली कहाँ देता हूँ मैं? कोई एक लाइन दिखा दो जहाँ मैंने गाली दी हो। क्या झूठा आरोप लगा रहे हो यार?
जब भी वो आते हैं तो आप उनको वो कर देते हो, क्या नाम है, भगा देते हो कुछ कह के। अरे मैं भगा थोड़ी देता हूँ, वो भाग जाते हैं। अभी ये भाई साहब आए थे, देखो खुद ही भाग गए, मैंने प्रमाण मांगा वो भाग गए। अब भाग जाओगे तो उसमें मेरी क्या गलती है? अभी आप भी भाग जाओगे, एक दो लाइन पूछूंगा भाग मैं जाओगे। मैं आपसे प्रमाण मांगता हूँ कि द्वारका का कोई एक प्रूफ दिखा दो महाभारत का, एक भी, कि मैं मान लूं कि महाभारत हुआ था असलियत में। मतलब एक आर्कियोलॉजिकल प्रूफ किस चीज का? महाभारत से रिलेटेड। महाभारत से रिलेटेड एक आर्कियोलॉजिकल प्रूफ? जी। अच्छा चलो और हम दिखा तो ऑफिशियल होना देंगे। चाहिए वो भी, चलो कोई ठीक है ठीक आर्टिकल है, हम वगैरह नहीं, ऑफिशियल। ठीक है ठीक है, हम दिखा तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोलो जी, कबूल है? बोलिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि प्रमाण देखने के बाद आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है, अपनी मुंह दिखाई कराएंगे, और अपनी मुंह दिखाई कराने के साथ साथ खूब जोर से बोलेंगे जय सिया राम, और ये बोलेंगे कि मैं पहले बहुत बड़ा प्लास्टिक हुआ करता था और अभी मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, और आज से मैं भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ और मैं उनकी शरण में जाता हूँ। वो अगर मेरी ये पर्सनल चॉइस है अरे भाई, कि मैं किस पर्सनल पे आस्था चॉइस है, रखता हूँ। अरे अपनी ये बात आएगी तो पर्सनल चॉइस हो गई, तो प्रमाण किस बात का चाहिए? प्रमाण इस बात का चाहिए कि आप लोग जो क्लेम करते हो महाभारत की रियलिटी में नहीं, है, वो मिथ नहीं है। हम क्लेम नहीं वो करते, मैं हम जानना क्लेम चाहता नहीं हूँ। करते। मैं इस धरती का हूँ, सुन तो मुझे लो। इस धरती का इतिहास मालूम होना चाहिए। तो अगर इस धरती के हो और इस धरती का इतिहास मालूम होना चाहिए, तो इस धरती के इतिहास के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर इतिहास ही जानना है तो जाके देखो, हमने महाभारत पर कितनी सीरीज। वो तो, हाँ, मैंने देखी है आपकी सीरीज कई सारी। आप महाभारत की किताबों से बताते हो, कोई हमने जितनी आर्कियोलॉजिकल नहीं, प्रूफ नहीं। बिल्कुल किताब से नहीं दिखा, बिल्कुल किताब से नहीं दिखाते, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल किताब से नहीं दिखाते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या चीजें कलेक्ट की जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या चीजें कलेक्ट की जाती है, सबसे पहले हमको ये बताइए, तब तो मैं समझू कि हाँ आपको आर्कियोलॉजी भी समझ में हाँ आती है, कि बस वैसे ही जी, मैं आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी चिल्लाएंगे और हो जाएगा। बताइए ना आर्कियोलॉजी में क्या क्या आता है, जितने भी रिमेन्स चीजें होती हैं जो क्या चीजें धरती के होती है नीचे बताइए। होती हैं, पोट्री होगी जो, वो होता है, क्या नाम है, बर्तने टाइप के जो होते हैं, मिट कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, उससे पता चलती है। कई सारे मेथड होते हैं, दो तीन तो मैंने बता दिया आपको। दो तीन बता दी नटराज, इसने दो तीन बता दी, देखो प्लास्टिक को, बस एक ही बताया, पोट्री। बस और हो गया, कह रहे पोट्री दो में तीन कैसे बता दी पता मैंने। करेंगे कि कौन सी पीरियड की कौन सी पोट्री है, कैसे पता चलती है? मैंने आर्कियोलॉजिकल पढ़ थोड़ी नहीं लिया, बट मैं, अगर आप ले, समझाओगे तो मैं पढ़ने समझ अब जाऊंगा। तुम्हें आर्कियोलॉजी समझ में नहीं आती, अब तुम्हें आर्कियोलॉजी समझ में नहीं आती, तो मैं तुमको प्रूफ देके क्या तुम्हारे साथ साबित कर लूंगा? तुमको तो फिर तो अरे जाके मैंने आर्कियोलॉजी कहा कि समझनी चाहिए। आर्कियोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप समझाओगे तो मैं समझूंगा नहीं। नहीं कैसे समझोगे? अच्छा ठीक है, मैं तुमको समझा रहा जिसने हूँ। मैथ एक नहीं मिनट पढ़ी, नटराज जी, मैं जिसको चेक मैथ कर की लेता हूँ, मैं चेक कर गिनती लेता नहीं हूँ, मैं आती, इसको वो आर्कियोलॉजी लाप्लास। समझाता हूँ, इसको आर्कियोलॉजी समझाता हूँ। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो चीज सोसाइटी में है, जो समाज में, जैसे मान लो जो भगवान बुद्ध की बात अगर हम करें, तो समकालीन एविडेंस की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध के समकालीन एक भी एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बाद के कालखंडों में भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं। जैसे कि अगर भगवान बुद्ध की मूर्तियों की बात करूं, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बहुत बाद में बननी शुरू हुई। सबसे पहली मूर्ति कनिष्क के काल में बनी थी। अब अगर कोई व्यक्ति हमसे ये पूछे, अब भारत की में मूर्ति कला का विकास कब होता है? भारत में मूर्ति कला का विकास होता है बौद्ध और जैन युग के बाद। उसके पहले भी मूर्तियां बनती थी, लेकिन उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं बना करती थी, और मूर्तियों का उद्देश्य मूर्तियों की पूजन पद्धति से रिलेटेड नहीं था। अब आप हमसे ये कहोगे कि रामायण काल की मूर्ति दिखा दीजिए, महाभारत काल की मूर्ति दिखा दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, जो कला जिस समय विकसित हुई है उस समय से उसके एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। हाँ, मान्यता के तौर पर अगर आप ये पूछें कि महाभारत काल का क्या एविडेंस है, किस आधार पर हम ये माने कि महाभारत हुई थी, किस आधार पर हम ये माने कि रामायण हुई थी,
किस आधार पर हम ये माने कि भगवान बुद्ध हुए थे? किस आधार पर हम ये माने कि भगवान महावीर हुए थे? तो ये आधार होता है। अब आधार क्या होता है? आधार ये है कि जब हम किसी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे या किसी भी आर्कियोलॉजिकल व्यूज को या किसी भी पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस कालखंड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कि अभी आपने बोला बोन्स, बर्तन और भी बहुत सारी चीजें, अस्त्र शस्त्र या फिर हथियार या फिर उस समय से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत चीजें कलेक्ट की जाती हैं। तो वो एक रिपोर्ट अलग तैयार होती है। उसके अलावा ये चीज चेक की जाती है कि उस कालखंड में से लेकर के और आगे तक के कालखंडों में उन लोगों की मान्यताएं क्या थी, उन लोगों का मान्यताओं में विकास क्रम कैसा था। जैसे कि देख लीजिए, सिंधु सभ्यता की बात हम लोग करते हैं, तो जब सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता को हम भारतीय सभ्यता क्यों कहते हैं? हम ये क्यों नहीं मान लेते कि सिंधु सभ्यता कोई विदेशी सभ्यता थी और वो अलग लोग थे और हम अलग लोग हैं? ये चीज भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिंधु वासियों की जो वेशभूषा थी, जो उनका रहन सहन था, जो उनकी जीवन शैली थी, सेम वही सिमिलर जीवन शैली आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीणांचल क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पहनावा से लेकर के उनके रहन सहन, उनके कृषि करने के, उनके क्या नाम है, पशुपालन से संबंधित जितने भी उनके कल्चर थे, वो सारी चीजें आज भी हमारे ग्रामीण अंचलों के परिक्षेत्रों में लोगों के बीच में मिलती हैं। स्त्रियों की वेशभूषा से लेकर के पुरुषों के पहनावे तक की अगर हम बात करें तो वो सब सतत चला आ रहा है, क्रम से चला आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी, वो हमारे पूर्वज थे, हम उन्हीं से विकसित होकर के आगे बढ़े हैं क्योंकि हमारे और उनके कल्चर में समानताएं हैं, हमारे उनके रहन सहन और उनके विचारधारा की जो निरंतरता है वो बनी हुई है। तो इस आधार पर हम इस चीज का सर्वेक्षण कर पाते हैं, इस बात को रख पाते हैं। तो इसी तरह से प्राचीन काल में कौन सी मान्यताएं थी, किस व्यक्ति की मान्यता थी, किसके बारे में जानते थे लोग और किसके बारे में डिस्कस करते थे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अब सिंधु सभ्यता के अगर धार्मिक पक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक रूप, वो धार्मिक थे कि नास्तिक थे, आस्तिक थे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में मिली हुई जो सील हैं, जो मोहरे हैं, वो इस बात की तरफ आपका और हमारा ध्यान आकृष्ट करती है कि नहीं, वो लोग पूर्णतः आस्तिक मत के लोग थे। क्योंकि सिंधु सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो उसमें देवियों को बलि चढ़ाने से लेकर के, देवी पूजन से लेकर के, मातृशक्ति की पूजा से लेकर के पशुपतिनाथ की पूजा तक के पूरे प्रचलन और पूरे प्रकरण आपको दिखाई देते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से मान्य सभ्यता थी, वो पूर्ण रूप से एक आस्तिक सभ्यता थी और आस्थावान सभ्यता थी, वो नास्तिकता के करीब नहीं थी। ये एक कड़ी हो गई। अब अगर हम रामायण महाभारत की बात कर रहे हैं, अब महाभारत की बात कर रहे हैं, तो महाभारत की जब हम बात करेंगे तो महाभारत जिन क्षेत्रों में मानी जाती है, यानी कि महाभारत के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, महाभारत के उन क्षेत्रों से क्या महाभारत के समकालीन प्रमाण मिले हैं या नहीं मिले हैं, इस पर बात होनी चाहिए। तो इसके एविडेंसेस मौजूद हैं। इस पर हमने राजीव रंजन जी के साथ एक बहुत शानदार स्ट्रीम भी की थी और उस पर इन सारे प्रमाणों को हमने बड़े तरीके से रखा भी था। थोड़ा बहुत अगर आपको इसमें जानना है तो हम नटराज जी से इसकी इंफॉर्मेशन आपको दिलवा देते हैं। अभी आपने देखा होगा जौनपुर के पास एक प्राचीन हथियारों का जखीरा मिला है, ठीक, और उन हथियारों की बनावट और उन हथियारों की शैली ठीक वैसी ही है जैसा विवरण हमें महाभारत के ग्रंथ में मिलता है। और उन हथियारों की अवधि जो है वो 4 से 5,000 साल पुरानी मानी जाती है और ये ठीक उन्हीं क्षेत्रों से मिले हैं जिन क्षेत्रों में महाभारत के युद्ध की संभावना व्यक्त की जाती है या महाभारत का युद्ध होना माना अधिकतर जाता है। जितनी भी रामायण और महाभारत से संबंधित साइट है वहां सबसे कॉपर होड वेपन मिल चुके हैं। यहाँ तक कि सिनोली जो हस्तिनापुर से काफी पास में है, वहां से तो रथ तक मिल चुके हैं और अधिकतर साइड से ये हथियार मिले हैं, कॉपर होड वेपन, जिसमें तीर, धनुष, तलवारें और एंटीना स्वाड, कई सारे हथियार मिले हैं, वो भी जखीरे के जखीरे। अब जखीरे कब मिलते हैं? एक आध तलवार मिले तो चलो वैसे ही रख रखा है। जखीरे मिलने का अर्थ है कि बड़ी सेनाओं के हथियार थे जो कि छुपा के रखे जाते थे और युद्ध समय में निकाले जाते थे। जैसे आजकल सारा जो जखीरा होता है वो सब छुपा के रखा जाता है हथियारों का, और जब युद्ध होता है या प्रैक्टिस होती है तब वो निकाल लिए जाते हैं। तो ये जखीरे के जखीरे होड़ के होड़ मिल रहे हैं।
उन उन जगह पे जिन जिन जगह महाभारत बताई जाती है, या जो जगह महाभारत के समय मौजूद थी। दूसरी बात, महाभारत में जो संस्कृति का वर्णन है वो महाजनपद काल से पहले की है, और महाजनपद काल शुरू होता है अजातशत्रु के समय से। तो इससे भी पता लगता है कि महाभारत इससे पहले का है। जी बोलिए। तो जो ये मैंने देखा था सीक्रेट ऑफ सिनोली, बट क्या इसका ऑफिशियल कोई वो है हमारे आर्कियोलॉजिकल अरे ऑफ वो इंडिया की तरफ से? अभी आर्कियोलॉजिकल इंडिया की तरफ से 2014 के बाद से कोई रिपोर्ट नहीं छपी है। हाँ, जो कई सारे उसमें जो सीक्रेट ऑफ सिनोली में आए थे वो वही लोग हैं जिन्होंने उसकी खुदाई की थी। एस के मंजूल, वो जिन्होंने खुदाई की थी वही सीक्रेट ऑफ सिनोली में थे। डीवी शर्मा, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो भी उस खुदाई में शामिल थे। तो जिन लोगों ने खुदाई की है उन्होंने वो बताया। और थोड़ा सा पुरातत्व करके एक पत्रिका निकलती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से, उसमें इस पे आर्टिकल भी है। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी का भी एक जनरल निकलता है, उसमें भी इसमें आर्टिकल है। इसके अलावा एक देव प्रकाश शर्मा है जो कि विदेशों में भी खुदाई कर चुके हैं। उसके बाद भारत के जो सबसे बड़ा म्यूजियम है भारत कला भवन वाराणसी, उसमें डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी प्रोफेसर भी रहे हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है कॉपर होर्ड एट गंगा यमुना दोआब। तो उसमें भी जिन्होंने खुदाई की है एस के मंजूल, उनका आर्टिकल है। तो इसमें तो बहुत सारे वो हैं जो जिन्होंने खुदाई की, वो खुद ही लिख रहे हैं। और जब रिपोर्ट यहाँ से तैयार होगी, बड़ी रिपोर्ट, जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सही पैसा वगैरह वो सब हो जाएगा तो वो भी छाप दी जाएगी, क्योंकि अभी प्रोसेस पे काम चल रहा है। अभी हस्तिनापुर की भी खुदाई हो रही है दोबारा से, कई जगहों की दोबारा खुदाई हो रही है, तब एक साथ फिर रिपोर्ट निकलेगी। अच्छा नटराज जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब तक सिनौली का ये रथ नहीं मिला था तब तक हमारे सो कॉल्ड लिब्रांडू और झांडू लोग ये कहा करते थे कि भारत में रथों का जो ऋग्वैदिक काल में जिन रथों का उल्लेख है और जिन घोड़ों का उल्लेख है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कभी पाए ही नहीं गए, क्योंकि सिनौली से पहले किसी भी खुदाई में उतनी सुरक्षित अवस्था में रथ नहीं मिले थे। लेकिन सिनौली में जब खुदाई हुई तो रथ में मिले, और वो रथ ठीक वही रथ हैं जैसा ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में जिस तरह के रथों की शैली या जिस तरह के रथों की बनावट का उल्लेख किया गया है, सिनौली में ठीक उसी प्रकार और उसी प्रारूप के रथों का मिलना अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से ऋग्वैदिक काल के रथों का प्रचलन भारतीय इतिहास और संस्कृति में था। इवन वहां पर से जो अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, पहले क्या है वो ये द्वारका भी नहीं मिली थी, तब ये कहा जाता है कि द्वारका नगरी मौर्य काल से पुरानी नहीं है। यानी महाभारत लिखा गया है तो मौर्य काल में लिखा गया है। फिर बाद में एस के राव ने द्वारका भी खोजा समुद्र मगन। तो ये थ्योरियां तो इनकी गलत होती जाती हैं जब कोई नई खोज मिलती है। अच्छा एक चीज बताइए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, एक बात बताइए जी, महाभारत को आप किस कालखंड का मानते हैं? आपके अकॉर्डिंग महाभारत कब की है? इतना मैंने सुना है आप लोगों का और इनका 5000 साल लगभग। नहीं, आप अपना ओपिनियन दीजिए, हमारा नहीं, हमारा सुना हुई बात नहीं, आप अपना ओपिनियन दीजिए ताकि मैं भी ये जान सकूं कि आप महाभारत के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। अगर मैं इसको सच मानूं तो आप लोग जितने भी लोगों को मैंने सुना है यूट्यूब पे और देखता हूँ तो 4-5 हजार ही बोलते हैं सब कोई। अब मेरे तो आर्कियोलॉजी मैंने की नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कितना है सच है कि नहीं। 4-5 हजार साल पुरानी मानते हैं। एक बात बताइए कि भारतीय संस्कृति में यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि कोई भी पुरातात्विक चीजें जैसे कि किसी जैसे मान लो बर्तन हो गए, आपको तो ये मालूम होगा ना कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होगी वो उतनी ही जमीन में उतनी ही स्तर नीचे होगी या नहीं होगी? जी जी। तो जब आज से 2000 साल पहले के स्तर की जब खुदाई होती है तो
मौर्ययुगीन साक्ष्य मिलते हैं, मौर्ययुगीन सामान मिलते हैं ना। तो उससे प्राचीन सभ्यता को जानने के लिए हमें उससे नीचे के स्तर की खुदाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? जी करनी पड़ेगी। और भारत में कितने स्तर तक की खुदाई हुई, जरा ये भी हमको बता दीजिए। इसका मुझे कुछ खास ज्ञान नहीं है जी, यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप हमसे ये कहेंगे कि हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे दीजिए। अरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कोई घर में बना के नहीं देता है ना मेरे भाई, वो तो जब खुदाई होती है वहां मिलता है। और जितने साक्ष्य अवेलेबल हैं, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, अगर उनके ही प्रारूप और दृष्टिकोण से अगर हम रामायण और महाभारत की समीक्षा करें, तो भी जो एविडेंसेस हैं वो इतने कम नहीं है कि हम उस पर चर्चा ही नहीं कर सकते। अब जैसे अशोक हुए थे, तो अशोक के होने का सबसे प्रबलतम प्रमाण यह है कि अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेखों में बुद्ध का जिक्र आता है, लेकिन अशोक से पहले किसी भी अभिलेख में बुद्ध का जिक्र नहीं आता है। समकालीन किसी दस्तावेज में बुद्ध का जिक्र नहीं आता है, लेकिन फिर भी मानते हैं ना अशोक के अभिलेखों के आधार पर, कनिष्क के काल में बनी मूर्तियों के आधार पर, कि हाँ बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति कभी था। हालांकि इंडिका में बुद्ध का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या आप इन प्रमाणों से इनकार करेंगे कि प्राचीन से प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में भी, चाहे हम जैनिज्म की बात करें चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, उनमें रामायण और महाभारत के पात्रों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख किया गया है, उनके कथानकों का उल्लेख किया गया है? क्या ये वैसे ही झूठी चीजें हैं? इसके अलावा रामायण और महाभारत में जिन क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है और जिन कालखंड की परिस्थितियों के हिसाब से चर्चा की गई है, वो भी बिल्कुल सटीक और सही पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अभिलेखी साक्ष्यों की बात करें, तो एहोल अभिलेख की बात कर लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ महाभारत के बारे में कि भाई ये अभिलेख लिखे जाने से 3700 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। समकालीन की बात लोग तो बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन द्वारिका समकालीन है, और द्वारिका भी वहीं मिली जहां पर कृष्ण महाभारत में उल्लेखित किया गया है। हम कह रहे हैं क्या कि द्वारका मिली कह है? रहे हाँ, मिल बिल्कुल गई मिली है, ये द्वारिका, बिल्कुल मिल गई। बिल्कुल मिल गई है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्योंकि आपके माध्यम से हम और अन्य लोगों की भी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि द्वारिका जब नहीं मिली थी, तो द्वारिका जब नहीं मिली थी, लेकिन महाभारत में इस बात का जिक्र था कि कृष्ण ने एक नगरी बसाई थी द्वारिका, और वो उन्हीं के कालखंड में समुद्र में समा गई, डूब गई। ये बात और महाभारत में उल्लेखित है। महाभारत ही नहीं बल्कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, यहाँ तक कि ग्रीक एक ग्रंथ है पेरिप्लस, उसमें भी द्वारिका का उल्लेख है। और ये ग्रीक ग्रंथ को छोड़ के बाकी जितने भी भारतीय ग्रंथ है, जैन बौद्ध सब में उसे कृष्ण द्वारा ही बसाया बताया गया है। हाँ, और द्वारिका के समुद्र मग्न होने की बात तो ग्रीक ग्रंथ में भी है, पेरिप्लस में। और इसके अलावा एक 8वीं शताब्दी का अभिलेख में भी कृष्ण द्वारा द्वारका बनाए जाने और उसके डूबने का उल्लेख है। अभिलेख दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। ये 5वीं शताब्दी गुप्त काल की ब्राह्मी में लिखा एक उच्च कल्प के महाराजा सर्वनाथ का ताम्रपट देखिए। इसकी 19वीं पंक्ति में लिखा है, महाभारते सत सहस्त्राणी, यानी कि सत सहस्त्र संहितायाम, अर्थात महाभारत जो 1,00,000 श्लोक सहित है, इस ताम्रपट के अभिलेखीय प्रमाण से स्पष्ट है कि गुप्त काल तक वर्तमान प्रचारित 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत लिपिबद्ध हो चुकी थी। अतः मूल महाभारत तो अवश्य इससे प्राचीन होगी। ये गुप्त काल का है। अब आप बताइए कि गुप्त काल कब था? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में महाभारत के 1,00,000 श्लोकों की रचना हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त काल से पहले बौद्ध आदि ग्रंथों में भी कृष्ण कथा, यानी कि महाभारत के पात्रों अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये क्या नाम है, युधिष्ठिर, कृष्ण, बलराम, इन सब के उल्लेख है। द्वारका का भी उल्लेख है। तो इतने प्रमाणों के होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि महाभारत एक काल्पनिक चीज है। लेकिन जिन ग्रंथों में इनका उल्लेख है तो फिर उनको भी काल्पनिक कहिए। बौद्ध मत के ग्रंथों में उल्लेख है तो बौद्ध ग्रंथों को भी काल्पनिक कहिए, जैनियों को भी काल्पनिक कहिए।
क्योंकि साक्ष्यों की बात करें, समकालीन साक्ष्यों की बात करें तो बुद्धिज्म 2500 से पुराना नहीं है, फिर भी बुद्ध के उनके समकालीन एक भी एविडेंस नहीं है। बुद्ध से 300-400 साल बाद ही एविडेंस शुरू होते हैं। तो ये जो एविडेंसेस और पुरातात्विक एविडेंसेस की आप लोग जो बात करते हो ना, सबसे पहले तो पुरातात्विक एविडेंस किसे कहते हैं इसकी समझ पैदा करो। पुरातात्विक प्रमाण दे दो, पुरातात्विक प्रमाण दे दो, और पूछ लें पुरातात्विक प्रमाण में क्या क्या कलेक्ट किए जाते हैं तो फटके हाथ में आ जाती है। भाई थोड़ा जानना भी तो चाहिए ना ये क्या चीज है। अब ये देखिए, ये दूसरा अभिलेख, यह लगभग 100 ईसा वर्ष पूर्व, यह वाष्टिपुत्र पुलुवामी सतकर्णी का अभिलेख है। इस अभिलेख में महाराजा गौतमीपुत्र सतकर्णी की तुलना महाभारत और रामायण के कुछ पात्रों से की गई है, जिसमें से केशव, अर्जुन, भीमसेन का नाम देखा जा सकता है। यह भी ध्यान दें कि यहाँ ये पात्र महाभारत के अनुसार साथ ही साथ हैं, जबकि जातकों में घट जातक जिसमें कृष्ण बलराम का उल्लेख है, उनके साथ पांडवों का कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह नाम महाभारत पर आधारित है। आपको मालूम है, मैंने एक दिन कुणाल जातक की एक स्ट्रीम की थी। कुणाल जातक में पांडवों का उल्लेख और द्रौपदी का उल्लेख है। क्या है ये? अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर आप बुद्ध काल को और बुद्ध युग को और बौद्ध ग्रंथों को या बुद्ध के इतिहास को आप पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सही मानते हैं, और फिर अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आपको ये अभिलेख पचते नहीं है, फट जाती है आपकी। इन अभिलेखों से जान चुराने लगते हैं। क्यों भाई, इतना दोगलापन क्यों भाई? अगर अभिलेख ही मानते हो तो फिर ये तो है नहीं कि तुम्हारे बाप का अभिलेख और दूसरे का अभिलेख ही नहीं है। क्या ये ऐसा कहना चाहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी आप? जी आप जो दिखाते रहे वो तो ठीक है, बट आपने कहा था कि द्वारका मिल गया, तो उसका कोई आप प्रूफ दिखा सकते हो? मैंने चेक किया था। हाँ बिल्कुल वो भी दिखाएंगे। अब ये देखो, यह अभिलेख 2री शताब्दी ईस्वी का है और इक्ष्वाकु वंशी शासक वीर पुरुष दत्त के समकालीन है। इसमें ब्राह्मी में महाभारत के पात्र युधिष्ठिर का उल्लेख है। अब बता, यह अभिलेख किसने अपने पिछवाड़े से निकाले भाई? तुम लोग तो कहते हो कि कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, फिर ये अभिलेख कहां से आ गए? बुद्ध का प्रमाण देने के लिए, महावीर का प्रमाण देने के लिए ये अभिलेख ले लो, लेकिन रामायण और महाभारत के प्रकरणों पर यह अभिलेख पिछवाड़े घुस जाता है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, दुख होने लगता है, अरे बाप रे ये कौन सा खंभा घुसेड़ दिया। क्यों भाई, इतनी तड़प क्यों है भाई, इतना पक्षपात क्यों हो रहा है भाई? और जो लोग ये कह रहे हैं कि महाभारत या फिर रामायण के समकालीन एविडेंस दिए जाएं, तो बेटा उन लोगों से हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुम बुद्ध का समकालीन एविडेंस तो दे दो पहले। अरे तुम ही कह रहे हो कि महाभारत कम से कम 4000 साल पुरानी है, रामायण उससे भी पुरानी है, तो जो चीजें पुरानी है उस स्तर तक की खुदाई तो तुम्हारे बाप लोगों ने आज तक नहीं की, और जिस स्तर की खुदाई हुई है उस स्तर की खुदाई में ही तुम्हारी फटके हवाचार हो जाती है, तो तुम खुदाई बंद कर देते हो। आखिर जब महाभारत की साइट्स की जब खुदाइयां हो रही थी तो क्यों बंद करवा दी गई? ऐसा क्या निकल गया था? सिनोली में ये जो खुदाई हुई इसको क्यों बंद कर दिया गया? कितने राउंड की पाबंदी लगी, कितने राउंड में खुदाई हुई, तब जाकर ये प्रमाण मिले, तो इससे कितने सारे लोगों का मुंह बंद हो गया। हम तो कह रहे हैं कि हमारे रामायण महाभारत के ग्रंथों में जिस तरह के अस्त्रों शस्त्रों का उल्लेख हुआ है और जिस तरह के रथों का उल्लेख हुआ है वो तो आज खुदाई में मिल गए। तुम हमको बताओ कि तुम्हारे बौद्ध ग्रंथों में जिस तरह के शासन पद्धति और जिस तरह की चीजों का उल्लेख हुआ वो कहाँ मिली? और जिन चीजों को बुद्ध की मूर्तियां बताते हो, तो बुद्ध की मूर्तियां तो एक भी बुद्ध के समकालीन नहीं है, और बुद्ध की मूर्तियों की शैली भी भारतीय शैली नहीं है। अशोक के काल में तो हमें बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं ना। कौन सा प्रूफ मिलता है, जरा बताइए हमको बुद्ध का। अशोक के काल में बुद्ध का कौन सा प्रूफ मिलता है? बुद्ध का धम्मा हमें बताता है अशोक। क्या धम्मा में बताते हैं? क्या धम्म से बता देते हैं भाई? उन्होंने पूरा फिर यहाँ भी अभी यहाँ भी बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। भाई समस्या ये है, जिस चीज को नहीं पढ़े हो ना उस पर मुंह ना खोला करो, नहीं मालूम है तो साइलेंट होकर सुना करो। यार आप लोगों की समस्या बस यही होती है, पता कुछ भी नहीं होता, ऐसा हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाता तो हम मानेंगे। अरे बेटा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस समझने की समझ तो पैदा करो पहले। अब ये देखो, इन अभिलेखों से तो यह स्पष्ट है कि 9वीं शताब्दी से काफी पहले महाभारत प्रचलन में था और ब्राह्मी लिपि के कालक्रम में इसका प्रयोग भी होता था। अब बताओ, इस अभिलेख का ये लिप्रांतरण भी देख सकते हो, ये देखो ब्राह्मी में युधिष्ठिर लिखा हुआ है कि नहीं। अब ये युधिष्ठिर बताओ कौन सी बुद्धिस्ट था भाई?
अब ये देखो हम तुमको मौर्यकालीन अभिलेख दे रहे हैं भाई, मौर्यकालीन अभिलेख ले लो। अभी तो हम तुमको गुप्ता दिखा रहे थे, अब ये उनसे पहले का भी अभिलेख देख लो। इसमें क्या है, महाभारत में नहुस का आख्यान अत्यंत प्रसिद्ध है। इस आख्यान से संबंधित कुछ पंक्तियां असगरा से प्राप्त मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में है। ये देखो, सर्पगत नहुस, यानी कि सर्पगत नहुस, महाभारत में एक नहुस का प्रकरण आता है और उसको श्राप मिलने का भी प्रकरण उसमें उल्लेखित है। यानी कि महाभारत में नहुस को स्थापित होने का प्रकरण उल्लेखित है और उससे रिलेटेड ये अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है, और ये मौर्यकालीन अभिलेख है। और हम आपको जो भी एविडेंसेस दिखा रहे हैं अभिलेख ही दिखा रहे हैं, ताकि किसी के पेट में मरोड़ ना हो। कुछ लौंडे ये कहते हैं कि भाई हम तो अभिलेख के अलावा कुछ मानते ही नहीं। तो बेटा हम तुमको पत्थर दिखा रहे हैं और पत्थर पर लिखे हुए अभिलेख दिखा रहे हैं। शरीर के जिस हिस्से में डालना है डाल लो और आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो, इस अभिलेख में नहुस के सर्प बनने का उल्लेख है, साथ ही इंद्र और अगस्त्य मुनि का भी उल्लेख है। अब बताओ, ये इंद्र और अगस्त्य मुनि किसके बाप लगते हैं भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके बाप लगते हैं? नहीं, वो तो आपके हैं। हाँ, मैं तो मान लूंगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के पात्र है ये। बताइए किसके हैं ये? लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य तो ये कह रहे हैं। आगे आ जाइए, ये अभिलेख है पूरा, देख सकते हैं। इस दूसरे अभिलेख में नहुस और उनको साप मिलने का भी उल्लेख है। ये देखो, नहुस और यहां लिखा है सापमय। ये ब्राह्मी दिखा रहे हैं तुमको, मौर्यकालीन है, ध्यान देना। अब यह आख्यान सीधा सीधा महाभारत में देख लो। कुछ लोग कहेंगे आए ये महाभारत में दिखाऊं उनको, ले भाई महाभारत में देख ले। ये देख, सरबगत नहुस यश स रांस, ये देखो, ये है ना कि नहीं है? ये पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। बताओ, महाभारत में जिस नहु के सापगत होने का विवरण मिलता है उसका अभिलेखीय प्रमाण आपको मौर्य काल में ही मिल जाता है। फिर वो कौन टाइप के दोगले लोग हैं जो ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत का कोई पुरातात्विक एविडेंस नहीं है, कोई अभिलेखीय एविडेंस नहीं है? बताओ ना जरा भैया, हमको बताओ। मैं तो आपसे जानने आया था ये असलियत है कि नहीं, मैंने इसको खारिज नहीं किया। अब ये देखो, ये भी एक अभिलेख आपको दिखाता हूं। ये अभिलेख है जो हम ये आपको ऊपर दिखा रहे थे, ये देख लो। अगर कहोगे कि भाई कहाँ था, तो ये देखो, परिशिष्ट के अनुसार यह अभिलेख डिपार्टमेंट ऑफ एशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी 1984 में खोजा था, किंतु वास्तव में इसको निर्जर प्रतापगढ़ी जी ने खोजा था और असगरा से प्राप्त अन्य पुरातात्विक सामग्रियों पर उन्होंने एक ग्रामीण संग्रहालय भी संचालित किया था। निर्जर प्रतापगढ़ी जी ने यह अभिलेख डिपार्टमेंट के एस.एन. राय ने ले लिया था। इस अभिलेख का काल उन्होंने 2री शताब्दी ईस्वी बताया, किंतु लिपि के आधार पर यह मौर्यकालीन है। यानी कि मौर्य काल में जिस तरह की लिपि का प्रयोग होता था, उस कालखंड की लिपि के आधार पर इसको मौर्यकालीन इंस्क्रिप्शन माना जाता है। अब ये देखो, इसमें दूसरी पंक्ति की अंतिम लाइन में वह अक्षर है और ईसा पूर्व की ब्राह्मी में वह अक्षर नीचे से वृत्ताकार है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया एक बात बताओ, लिपि के आधार पर यह मौर्यकालीन कैसे मान लिया जाए? तो यहाँ पर हमने एक मौर्यकालीन भी अभिलेख लगा रखा है और इस अभिलेख को भी लगा रखा है, और वह अक्षर जिस शैली में मौर्य काल में लिखा जाता था उसी शैली में वह अक्षर आप इस अभिलेख में भी देख सकते हैं। ये देखिए, इससे यह पता चलता है अभिलेख, कोई भी अभिलेख किस कालखंड का है, इसका पता आर्कियोलॉजी वाले या भाषा लिपि वाले किस आधार पर लगाते हैं, तो वो उस काल क्रम के अक्षरों के आधार पर इस चीज का पता लगा पाते हैं कि ये अभिलेख किस कालखंड का है। तो लिखावट के आधार पर हम किसी भी अभिलेख की संरचना का पता लगाते हैं कि ये मौर्यकालीन है या फिर गुप्तकालीन है या फिर उसके बाद के कालखंड में लिखा गया, इस आधार पर। ठीक, इसके बाद ये देखिए, चौथी पंक्ति की अंतिम लाइन में जो बड़ा वाला श लिखा हुआ, ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य टाइम पीरियड में संस्कृत भाषा नहीं थी। जब मौर्य टाइम पीरियड में संस्कृत भाषा नहीं थी तो ये बड़ा वाला श जो है, जो बड़ा वाला स हम जो बोलते हैं, ये स संस्कृत भाषा का है, न कि पाली और प्राकृत का। लेकिन अभिलेखों में बड़ी प्रचुर मात्रा में, यानी कि मौर्यकालीन अभिलेखों में बड़ी प्रचुर मात्रा में बड़े श का इस्तेमाल किया गया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में भी संस्कृत भाषा का अस्तित्व वैसे ही विद्यमान था जैसे कि बाद के कालखंडों में रहा या पूर्व के कालखंडों में रहा। ये आजकल के सो कॉल्ड लिब्रांडू, झांडू और गौ वाला नहीं बोलूंगा, समझ लेना,
ऐसे जितने लोग हैं, इनका एक थेथोलॉजी है, इनका एक छलिया प्रपंच है कि ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और इतिहास को विकृत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखो, ये होता है अभिलेखीय प्रमाण। अब देखो, इस अभिलेख की प्रथम 2 पंक्ति में क्रमशः अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का नाम आया है। अब बताओ, ये अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कहां से आए भाई? किस कथा के पात्र हैं? कहां के पात्र हैं ये? बौद्ध ग्रंथों से निकले हैं? जैन ग्रंथों से निकले हैं? कहां से निकले हैं? बोलो ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भैया। जी आप सही कह रहे हो, महाभारत के ही है। तो ये अभिलेखीय प्रमाण बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब देखो, अब हम तुमको स्पिट्जर पांडुलिपि में महाभारत का प्रमाण दिखाते हैं। अब ये स्पिट्जर पांडुलिपि जो है लगभग 2100 वर्ष पुरानी है, 2100 वर्ष पुरानी पांडुलिपि है। और इस पांडुलिपि में महाभारत के प्रमुख पर्वों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भैया? महाभारत में जो पर्व है ना, आपको तो मालूम होगा ना, महाभारत में पर्वों के आधार पर महाभारत का रचना किया गया है जी। ये काव्य जो लिखा गया वो पर्वों के आधार पर है। तो इसमें देख सकते हैं आप, महाभारत के प्रमुख पर्वों का उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है इस पांडुलिपि में। और ये पांडुलिपि ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत में है, और ये लगभग 2100 यानी कि 2100 वर्ष पुरानी है। अब जब 2100 वर्ष पहले महाभारत के प्रमुख पर्वों का उल्लेख लोग कर रहे थे, तो फिर वो कौन से जाहिल हैं जो ये कहते हैं कि महाभारत जो है वो 9वीं शताब्दी में लिखी गई, तो मुगलों के काल में लिखी गई, तो अंग्रेजों के काल में लिखी गई, तो महाभारत का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, महाभारत का कोई अभिलेखीय एविडेंस नहीं है। कौन दोगले लोग हैं ये? भाई तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई घास गढ़ने जैसी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? भाई आप नहीं जानते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? और एक तो मैं देख रहा था, एक स्ट्रीम में एक लपड़ झंडू ये कह रहा था कि कोई मेरे को रामायण महाभारत का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे देगा तो उसको 1 लाख रुपया दूंगा। अरे बेटा, हम कह रहे हैं तुम मिल लो हमसे, और तुम ये प्रूफ कर दो नहीं था तो हमको 2 लाख रुपया देंगे। हम तो तुमको अभिलेखीय साक्ष्य दे रहे हैं ना, पुरातात्विक साक्ष्य दे रहे हैं ना। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध मत को सही कहा जाता है कि हाँ, बौद्ध मत थे या बुद्धिज्म था, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर। लेकिन यही साक्ष्य जब महाभारत के परिप्रेक्ष्य में दिखाए जाते हैं, यही साक्ष्य जब रामायण के परिप्रेक्ष्य में दिखाए जाते हैं, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं स्पिट्जर के इस खंड में महाभारत के शांति पर्व, अश्वमेध पर्व और खिल भाग का उल्लेख है। नष्ट प्राय पात्र होने से इन पर्व अन्य पर्व नहीं है, किंतु यह संपूर्ण महाभारत एक ब्राह्मी लिपि का सूचीपत्र रहा होगा। इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि महाभारत एक प्राचीन ग्रंथ है। यह देवनागरी के अलावा ब्राह्मी में भी लिखा गया होगा। इसकी प्रसिद्धि मौर्य, सुंग, सातवाहन, इक्ष्वाकु, कुषाण और गुप्त काल जैसे भारत के प्रसिद्ध राजकालों या शासन कालों में प्रचलित थी। क्लियर हुआ? ओ हीरो, चलिए, आप ये तो आपने दिखा दिया, बट वो दिखाओ ना जो आप कह रहे थे। हाँ, अब उस पर नटराज जी से बात करो। नटराज जी, हेलो नटराज जी, इनको द्वारका वाला पूछना है। कुशवाहा जी मैं भेज रहा हूँ आपको। हाँ हाँ भेजिए, और भेजिए और इन्हीं से पढ़वाइएगा। मैंने कई सारे देखे, उसमें लिखा है कि वो गलत है, आप जो बताते हो। मतलब आपने, अच्छा मतलब जो ठीक, लोग क्लेम तो करते नहीं, हैं। जो आपने देखा है ना कि हम जो बताते हैं वो गलत है, वो भी आप हमारे साथ शेयर करिएगा। वो जो आपने पढ़िए, कई वो सारे जिन्होंने देखे हैं। खुदाई की थी ना एस.आर. राव, उन्हीं का आर्टिकल है। पता है किसने खुदाई की थी द्वारका की? एस.आर. राव, उनका आर्टिकल है वो। और कई सारे जनरल में छा, और उन्होंने एक इस पर पूरी बुक भी लिखी है, मरीन आर्कियोलॉजी, उसमें भी आर्टिकल है। जब मिल ही चुका है तो भारत सरकार उसको मानती ही नहीं अभी तक। पढ़िए सर, पढ़िए। क्या हाँ बात पढ़िए, करते क्या हो सर, लिखा? भारत सरकार नहीं मानती है? अरे भाई, भारत सरकार क्यों नहीं मानती? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसके प्रमुख प्रतिलिपि, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रमुख
जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उनके प्रारूपों पर आप जाकर देख लीजिए। उस पे रामायण, महाभारत और भारत की सांस्कृतिक, लोक व्यवहार और चलन और धार्मिक परिप्रेक्ष्यों का बड़े सम्मान से उसका चित्रण किया गया है, बिना माने ही कर दिया गया है। उसमें तो कई चलिए इसको लोगों का पढ़िएगा किया जरा, गया है। अब बहाने मत बनाइए, इसको पढ़िए जरा, पढ़िए The present क्या लिखा marine हुआ है। archaeological exploration confirmed that Dwarka of 1500 BC was built at the confluence of Gomti River with the Western Sea, which exactly confirm with the location of Krishna Dwarka as given in ancient text. अच्छा जी, ठीक है, पढ़ लिया मैंने। तो क्या लिखा है इसमें, जरा बताना हमको। वही इसमें लिखा है कि जो कृष्ण की द्वारका जो महाभारत में मेंशन है, गोमती नदी के किनारे 1500 बीसी के आसपास जो मेंशन किया गया, वही उसको कंफर्म करता है, जो मैरीन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है। तो फिर बताओ, अब तो आप ये बताओ कि आपने कौन। तो एक मिनट, 1500 बीसी यानी लगभग 4000 साल। हाँ, अच्छा। तो ये 4000 साल ये द्वारका के और द्वारका के नष्ट होने का काल है, यानी कि उस समय कृष्ण का पूरा जो जीवन था ना, वो व्यतीत हो चुका था। और ये बिल्कुल इसमें एक आखिरी है। चीज ये भी है कि ये लोग जो मतलब जो चीजें मिलती हैं उन्हें कार्बन डेटिंग की जाती है, तो उनके रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है प्लस माइनस का। तो ये सबसे लोअर लिमिट बताइए, बाकी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड तक उसकी अधिकतम लिमिट है द्वारका सिटी की। और वो काफी पहले से, कृष्ण से पहले थी। कुशस्थली बोला जाता था उसको। उसको नए सिरे से कृष्ण ने बसाया था। तो अलग अलग स्तर मिलते हैं द्वारिका के भी। और बाकी ठीक है, जो मैं महाभारत में जो योजन लिखे हैं, जो नाप में लिखे हैं, वो सब मिलता है। ये बात तो आपकी मैं मान गया, ठीक है, आप यही कौन सा जानना था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाऊं भाई, बताओ। ये क्या आपने ये जो हमने जो दिखाया है, ये हमने अभी जो आपको दिखाया है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में नहीं आता? जी जी, फिर क्यों बोल अच्छा, रहे थे कि एक कोई बात आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताइए, नहीं है? जो चक्र का आयुध रूप में, अस्त्र के रूप में प्रचलन कौन सी सभ्यता तक देखा जाता है, मतलब कितने समय तक देखा जाता है? मौर्य काल में क्या चक्र का प्रयोग होता था अस्त्र के रूप में? कोई भी नहीं, मौर्य जो काल में उसमें तो धनु नहीं, नहीं, चक्र बना बिल्कुल नहीं। दिया था, है ना? इसका कृष्ण ने प्रकरण चक्र को मौर्य धम्म काल से चक्र बना पहले का दिया। ही है। और भगवान कृष्ण चक्र का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा एक शैल चित्र है 800 ईसा पूर्व का, मिर्जापुर में मिला है। उसमें एक रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति है और उसके हाथ में दो दो चक्र है, आयुध के रूप में प्रयोग हो रहा है। इससे पता लगता है कि जो चक्र का आयुध के रूप में प्रयोग था, वो सभ्यता बुद्ध से पहले की है, और वो प्रयोग होता था महाभारत काल में। तो ये तो सिद्ध है कि महाभारत बुद्ध से पहले का है। उसके बाद तो चक्र का अस्त्र रूप में प्रयोग दिखता ही नहीं है। अधिकतर चक्र की जगह जो प्रयोग चक्र को या धम चक्र के रूप में दिखाते हैं, या फिर हमेशा कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं। कोई प्रयोग करता ही नहीं है, कोई राजा वगैरह। हम्म। अच्छा, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग स्ट्रीम शेयर करते रहें, और जो सक्षम है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते रहें। इस तरह का इंटरेस्टिंग चर्चा आप लोग सुनते रहें और शेयर करते रहें, और लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करते रहें, ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। तो भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कोई जी पुरातात्विक प्रमाण दें? जी, नहीं ठीक है, आपने हाँ, ये जो चलिए बात बोली आराम मैं से। इसको विश्वास करता हूँ। हाँ, चलिए बोलिए, और जय सिया राम। सबसे पुराना पता अरे रुकिए मानवीय भाई। चित्रण किसका? वो दिखता है श्री तो कृष्ण का 400 ईसा पूर्व, पंचमार्क सिक्कों पर, कृष्ण और बलराम का। बुद्ध 400 से भी ईसा पूर्व पहले, के सिक्कों, मानवीय चित्रण। बुद्ध से भी पहले, वो भी चक्र और मूसल लिए हुए। हाँ, बलराम जब जी बुद्ध मूसल भगवान लिए, का जन्म भी नहीं हुआ कृष्ण जी था, चक्र। तब की बात कर रहे हैं। 400 ईसा पूर्व के सिक्कों पर। लौंडे आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है।
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दो तो मान लेंगे।